देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए या भारत और इंडिया दोनों होना चाहिए? जम्बू द्वीप तो थोड़ा पुराना है, लेकिन भारतवर्ष भी अच्छा है। हिंदुस्तान बोलना सही है या हिंदुस्तान? इंडिया नाम को इसलिए तो डाउन नहीं कर रहे क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम इंडिया अलायंस रख लिया है। 72 घंटों से देश इसी में उलझा हुआ है, लेकिन इंडिया वर्सेस भारत की बहस अब आज अपने नए लेवल पर आ गई है। भारत से आगे बढ़कर अखंड भारत के लेवल पर आ गई है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि मोहन भागवत का ये दांव क्या है। 3 दिन से सियासी बहस छिड़ी हुई है कि क्या देश के नाम से इंडिया हट जाएगा, क्या सिर्फ भारत नाम रहेगा। इंडिया अपना नाम इंडिया रखा है, हिंदू राष्ट्र नाम क्यों? इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। इंडिया जीतेगा इंडिया। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई। हमको फिर से भारत होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की खबर यूएन पहुंची तो उसने भी कहा जो भारत तय करे, हमें क्या दिक्कत। Turkey, we responded to a formal request delivered to us by the government. Obviously, if we get requests like that, we consider them as they come. इंडिया को भारत और भारत को अखंड भारत बनाना ये पुराना सपना है, ये आरएसएस का भी सपना है और यही पीएम मोदी का सपना है। सुखबुगाहट उस दिन भी हुई थी जब नई संसद में अखंड भारत का नक्शा नजर आया था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि उसे सिर्फ एक कलाकृति के तौर पर देखा जाए, लेकिन सवाल तो वर्षों से घूम रहा है कि अखंड भारत बनेगा कैसे। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को फिर भारत से मिलाना संभव है? और फिर अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि अखंड भारत की रेंज तो कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार भी जाती है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत का अपग्रेड वर्जन सामने रखा है। ये अखंड भारत का वही मॉडल है जिस दिशा में मोदी सरकार है। बिना रेड क्लिफ की लकीर मिटाए, बिना पाकिस्तान या बांग्लादेश को भारत में मिलाए अखंड भारत बनने का प्लान, सीमाएं नहीं सोच जोड़ के। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। यही अपग्रेड वर्जन मोहन भागवत लेकर आए हैं और इसी सोच पर भारत लगातार काम कर रहा है। G20 का मोटो भी देखेंगे तो उसमें भी यही लाइन सामने आएगी। मोदी सरकार के वसुधैव कुटुंबकम से ये कनेक्ट करता है। लाइन एक ही है, ना कोई हमला करेंगे, ना कोई कब्जा करेंगे, सबकी सोच भारत के जैसी हो जाएगी। पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की सोच भी भारत जैसी हो जाए? बहरहाल भागवत के बयान पर कुछ पार्टियों ने उन्हें प्रवचन ही दे दिया। अखंड भारत का मतलब समझ लीजिए, अखंड भारत यानी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? हमें भी उम्मीद है कि हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने। सियासत में सहूलियत देखकर बात होती है। भागवत ने क्या कहा और उस बात को कहां से कहां ले जाया गया, ये आपने तीनों बयानों में सुना। लेकिन हम मुद्दे पर ही बात करेंगे और जानेंगे कि अखंड भारत का ये अपग्रेड वर्जन कितना कारगर है। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? अगर है तो भारत इसे कर रहा है और आगे करेगा कैसे? ठीक है, विषय भी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार, जानदार और वजनदार। प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो मेरे साथ हैं। प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार भाटी, वो मेरे साथ हैं। AK वाजपेयी साहब स्पोक्स पर्सन LJP R के, वो मेरे साथ हैं। आलोक भाई, और माफ कीजिएगा भाटी जी, पार्टी गड़बड़ा गई। देखिए ना, इंडिया बन गया है तो नाम इधर उधर चले जाते हैं। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि आप इंडिया के प्रवक्ता बने और मैं आपको RJD का भी प्रतिनिधि मानूं। अब जब आप इंडिया के प्रवक्ता हो जाएंगे तो RJD के प्रतिनिधि अपने आप हो जाएंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहता हूं। RJD मेरे मुंह से निकला, जगदानंद बाबू का बयान आया कि ये सब तिलकधारियों की वजह से ऐसा हुआ है। मूल मुद्दे पर अखंड भारत के कारण जाऊं, आप इस बयान से सहमत हैं? और आप तो खुद, मतलब आपके कारण ये असामाजिक अन्याय हुआ है आलोक शर्मा जी। अगर मैं आपके सहयोगी RJD की बात को सही मानूं तो आलोक शर्मा के तिलक के कारण ही ये पूरा सोशल जस्टिस जो है गड़बड़ा गया है।
नहीं दीपक भाई, मैं आज वास्तव में दिन में बहुत पसीना आ गया था तो मैंने फेस साफ कर लिया। वैसे तो मैं तिलक जगदानंद बाबू के बयान के बाद ही साफ किया होगा आपने। तो आज तो और लगाना था, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये इंडिया में आने का असर थोड़ी तो नहीं है कि टीका वीका छोड़ दिया। नहीं, सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की जी न्यूज के तमाम दर्शकों को आप सब लोगों को भी बहुत बहुत कहना चाहूंगा। तिलक तो मैं सुबह भी लगाया था मैंने, लेकिन अभी मौसम जरा गर्मी का कई बार होता है, आज थोड़ी बारिश भी थी तो कई बार वो तिलक पुंज जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तिलक का सम्मान सबको करना चाहिए। तिलक अपने आप को, और तिलक जो है ब्रह्मरंध्र की पूजा है एक तरह से, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, ये सबका अपना आस्था का विषय है, लेकिन मैं उनकी बिल्कुल भी उनके वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। उनका वक्तव्य बिल्कुल सत्य से परे है। तिलकधारियों ने हमेशा से देश में जो भी अच्छा काम हो सकता है वो करने का प्रयास किया है। कमियां, और मैं समझता हूं कि तिलकधारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन देखें तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, और पूरे देश का योगदान रहा है, हर जाति हर धर्म का रहा है। मैं उनके बयान से पूरी तरह से असहमत हूं। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे मेरा अगला सवाल राजकुमार भाटी जी, आपको क्या लगता है? दोनों अपोजिशन के लोगों से शुरू करता हूं, क्योंकि आपको याद है सपा और बसपा का गठबंधन जब पहली बार हुआ था तो बीएसपी का सबसे फेवरेट नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हमारा तो दीपक जी हमेशा से समाजवादी पार्टी की स्पष्ट सोच रही है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को, किसी भी जाति को अपनाता है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। कोई जो तिलक लगाए उसका भी स्वागत है, जो गोल टोपी पहने उसका भी स्वागत है, जो पगड़ी बांधे उसका भी स्वागत है, इसमें कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो मोहन भागवत जी के आपने वक्तव्य का जिक्र किया, मैं ये मूल रूप से तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने आपके शब्दों में जो सुना, और एक मैं उनकी क्लिप सुन रहा था, वो आरक्षण पे भी बोले, तो वो दोनों ही बहुत ही अच्छे उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और पहली बार मैं मोहन भागवत जी की किसी बात से पूरी तरह सहमत हो रहा हूं। यही दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जो हमारे ये लाइन मत बोलिए, आपका प्रमोशन हो रहा होगा तो रुक जाएगा। मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब हंसी मजाक थोड़ा चलता रहता है, हंसते रहना चाहिए इंसान को। नहीं, हमारी चिंता के समान है। हाँ, नहीं आप हमारी पार्टी में कभी ऐसी छोटी सोच होती नहीं है, कभी ऐसे वक्तव्यों पे कभी पार्टी टोकती नहीं है। हमारी पार्टी में बोलने की भी आज़ादी है, स्वतंत्र विचार, और ये तो हमारी पार्टी की विचारधारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो उस समय भारत पाक महासंघ की बात उठाई थी। और देखिए, मुझे अब याद आता है कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, दीपक जी आपको जरूर याद होगा, कि पाकिस्तान एक सच्चाई है, अब हमें उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने चाहिए। हम एक दूसरे को नीचे दिखाने में बहुत खर्चा कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया है भारत को बर्बाद करने के चक्कर में। पाकिस्तान भारत को तोड़ने के चक्कर में वो अपनी सुरक्षा पे, अपने खर्च, फौज पे इतना खर्च करता है कि वो देश बहुत पीछे चला गया। तो मैं मोहन भागवत जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें पड़ोसियों की मदद भी करनी चाहिए और अच्छे संबंध बनाने चाहिए। वाकई में कृष्ण जन्माष्टमी है, सपा वाले भागवत जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अखंड भारत, फिर वो अखंड भारत कहां जाएगा शहजाद पूनावाला, जिसमें पाकिस्तान भी नहीं होगा, बांग्लादेश भी नहीं होगा, श्रीलंका भी नहीं होगा। अगर सीमाएं नहीं जुड़ेंगी, अगर वो हमारे अधीन नहीं आएंगे, तो फिर ये कैसा अखंड भारत? ये तो आप आधा अधूरा अखंड भारत दिखा रहे हैं जो आपकी सियासत को सूट करता है। देखिए, सबसे पहले तो अखंड भारत के विषय में आज जो बात कही गई है और जिस पर चर्चा हो रही है, इसमें तकलीफ या क्यों होनी चाहिए किसी को भी? सबको तो खुलकर स्वागत करना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, पार्लियामेंट में तो रेजोल्यूशन भी पारित किया गया है कि जो हिस्से राजनीतिक सत्ता के लालचियों ने गवा दी थी, उन लोगों से वो प्रण लिया है पार्लियामेंट ने कि उसको वापस लाना है। और आज तो आपने देखा होगा 370 हटने के बाद पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारे लग रहे हैं कि हमें तो नए कश्मीर के साथ ही रहना है। ये प्रोटेस्ट हो
रहे हैं। एक मिनट के लिए रोकूंगा। देखिए, आपने पार्लियामेंट के प्रस्ताव की बात कही, वो प्रस्ताव ये कहता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाना है। वो ये नहीं कहता इस्लामाबाद कराची को लाना है, वो ये भी नहीं कहता कि ढाका को लेकर आना है। मैं तो कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अधिकृत रूप से आज तक हम अपना ही मानते हैं, उसको भी लाने में किसके पेट में दर्द होता है? मेरे पेट में नहीं, पार्लियामेंट के पेट में नहीं, बल्कि अधीर रंजन चौधरी जब 370 हट रहा था, पता है उनका अधिकृत बयान क्या था? और देखिए आलोक शर्मा जी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बॉयकॉट मत कर देना, फिर से फैक्ट्स कोट कर रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि देखिए मान्यवर, ये 370 नहीं हट सकता क्योंकि ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच का विषय कश्मीर, ये भारत का अंदरूनी मामला कैसे है? ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो बताइए कि अखंड भारत की बात दूर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है उसमें स्वीकारने में किसको गुरेज हो रही थी? और बाकी सब तो छोड़िए, यहां पर तो भारत मानने में भी गुरेज हो रही है। मतलब सोचिए कि मदर और मां में कोई अंतर है क्या दीपक जी? कुछ लोग मदर कहते हैं, कुछ लोग मॉम कहते हैं, कुछ लोग अम्मी कहते हैं, कुछ लोग मां कहते हैं। अब दोनों ही शब्द, भारत और इंडिया दोनों ही वैध है, दोनों ही संविधानिक है, कोई किसी में भेदभाव नहीं कर रहा, दोनों स्वीकार्य है, दोनों संविधानिक है। परंतु किस प्रकार से भारत के खिलाफ कुछ लोग एजेंडा लेकर बैठे हैं, अखंड भारत छोड़िए, भारत के खिलाफ, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये किसने किया? आराधना मिश्रा ने, कांग्रेसी है, कोट करके बता रहा हूं। उसके अलावा आप देखिए, भारत की सेना पर सवाल किसने खड़े किए? सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा है कांग्रेसियों ने। भारत की किस प्रकार से जनता को राक्षस बताने का काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। और आखिरी बात, भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करना है, यह भी बात कही जा रही है। और देखिए कितनी एक प्रकार से विडंबना की बात है कि ऋषि सुनक, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, वो आज भारत आ रहे हैं। और वो जब आएंगे तो नटराज का वो स्टैच्यू देखेंगे पहले भारत मंडपम में घुसने से पहले। सनातन संस्कृति का शिव शक्ति पॉइंट आज चंद्रमा पर, वहां पर इतने गर्व से हम लोग उसको लहराते हैं, वहां पे तिरंगा पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट है, परंतु पूरे दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। परंतु इंडी गठबंधन का क्या स्टैंड है? भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति, उसके बारे में एक के बाद एक। आज ए राजा का जो बयान आया, इन्होंने देखे टीका तो इन्होंने कहा पसीने से हटा दिया, चलिए ठीक है। ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म जो है वो HIV की तरह है। इसके पहले कहा गया कि डेंगू मलेरिया की तरह है। इनके खुद के नेता जी परमेश्वर कहते हैं कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? अब मान्यवर आलोक जी बताइए कि जनेऊधारी हिंदुओं की पार्टी जो अपने आप को तथाकथित रूप से कहती है, वो कह रही है हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? अरे ये तो हमेशा से सतत रहा है, सनातन रहा है, इसका जन्म और समाप्ति कहां हो सकता है? और हिंदू टेरर से लेकर हिंदुत्व आईसिस है, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, ये सारे बयान, IUML का कहना हिंदुओं को लटका देंगे, समाजवादी पार्टी का कहना हिंदू जो है वो धर्म एक धोखा है, ये सारे बयान इनके गठबंधन से मुंबई की मीटिंग के बाद आए हैं। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, अखंड भारत छोड़िए, भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति पर दिए गए ये सिलसिलेवार तरीके के बयान जो है, उस पर आलोक जी एक बार अपना कैटेगोरिकल स्टैंड बताइए कि राहुल गांधी चुप क्यों है इस पर? क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती? केसी वेणुगोपाल जी बताते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा, चलेगा, उनकी पार्टी का स्टैंड है। पर आपके खुद जी परमेश्वर, होम मिनिस्टर, आपकी एक स्टेट है कर्नाटका की साउथ में, उसके होम मिनिस्टर कहते हैं हिंदू धर्म कब जन्मा? अब बताइए उस पर क्या कार्रवाई है? आलोक शर्मा जी बताइए, आपका तो प्रिय विषय है। देखिए, मुझे लगता है कि देश को इसी तरह के विषयों में उलझा के रखना चाहते हैं, और जो लोग इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। लेकिन आज मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत जी, अब सबसे पहले तो अपनी जो संस्था है RSS, उसका रजिस्ट्रेशन तो करा लो। पूरे देश को अखंड भारत और पता नहीं कौन कौन सा प्रवचन दे रहे हो आप, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि RSS का रजिस्ट्रेशन करा लें हम। अब बात आती है कि तमाम चीज़ों की, अभी शहजाद जी ने कहा कि धारा 370 हट गई। अरे भाई, अभी पिछले 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के सारे केस चल रहे हैं। धारा 370 से ही तो ये जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर की भूमि हमारे साथ। जो ऑर्डिनेंस आया उसको पढ़ लें, बीजेपी के प्रवक्ता तो बड़ा अच्छा रहे। उसमें लिखा है, पहला सेंटेंस, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और 2 चेंज किए, और वो दोनों चेंज जो किए वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गए। तो धारा 370 हट गई। ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं और प्रवक्ता लोग स्टूडियो में बैठ के झूठ बोलते हैं। खैर, वापस आता हूँ, जो 2 नेशन थ्योरी दी उसमें गोलवरकर जी का क्या स्टैंड था वो बता दीजिए, मुंजे का क्या स्टैंड था वो बता दीजिए, हिंदू महासभा का क्या स्टैंड था वो बता दीजिए। 2 नेशन थ्योरी देने वाले आज अखंड भारत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या यही बीजेपी का स्टैंड भी है? क्या यही हिंदुस्तान की विदेश नीति है? क्या हम बाकी देशों को अपने साथ जोड़ेंगे? क्या ये विदेश नीति है हमारी? कौन है ये? जिस तरह से मोहन भागवत जी बयान दे के पूरे देश की विदेश नीति को चुनौती दे देते हैं, पूरे देश की पॉलिसी को चुनौती दे देते हैं, सरकार को चुनौती दे देते हैं, क्या यही बीजेपी का मत भी है?
उन्होंने कहा कि जो भारत से जो देश अलग हो गए हैं वो अब हमारे साथ आना चाहते हैं। भाई किसी देश का हमने तो बयान नहीं सुना है कि कोई देश कहता हो कि भाई हम वापस भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आधिकारिक तौर पर बताए सरकार कि वो उस देश की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया है। क्या ऐसा आया है? मुझे तो नहीं लगता नहीं आया है। आज हालत यह है कि विदेश नीति के नाम पर जितने पड़ोसी थे वो भी आपसे दूर हो गए। पाकिस्तान रशिया के साथ चला गया, चीन ने हमारी भूमि कब्जा ली, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं उनको। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अभी भारत में 15-16% मुसलमान भाई हैं। अगर ये अखंड भारत हो गया तो ये 40-45% तक पॉपुलेशन चली जाएगी। पता नहीं फिर तो क्या करेंगे ये लोग। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बिना सर पैर के, बिना हाथ पैर के बयान देने बगैर आरएसएस को नींद क्यों नहीं आती है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि इन तरह के विषयों को छोड़ दीजिए। मोहन भागवत जी का एक बयान बता दीजिए जो रिजर्वेशन के ऊपर पॉजिटिव आ गया हो। एक बयान बताइए जो महंगाई और बेरोजगारी पर आ गया हो कि भाई हम महंगाई को दूर करने के लिए कदम होने चाहिए, बेरोजगारी के लिए होने चाहिए। जो मूल मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं करेंगे। इधर से उधर फलाने ने कहा, ढिकड़े ने कहा। अरे भाई मांझी ने क्या क्या कहा, मैं उस पर आ जाऊं क्या? आपके यहाँ पर वो एक अग्रवाल जी हैं जो मंत्री भी रहे, उनका बेटा एमएलए, वो स्वयं मंत्री, उन्होंने क्या क्या हिंदू धर्म के बारे में संसद में खड़े होकर क्या कहा। अब किस अलायंस में किसने क्या कहा उसकी अगर लिस्ट लेके चलेंगे तो मोदी जी के ही तमाम लोगों ने क्या क्या कहा है हम पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मां सीता का जन्म कहाँ हुआ है, ये महेश शर्मा का बयान संसद में क्या है, उसकी चर्चा करने का विषय है क्या? मुझे लगता है कि कैसे डेविएट किया जाए मुद्दों को। आपसे अलग राय राजकुमार भाटी क्यों रखते हैं इस पर आऊंगा, लेकिन शहजाद पुनावाला आपका जवाब। रिस्पॉन्स देता हूं। देखिए पहले तो उन्होंने आरएसएस के विषय पर बोला, मान्यवर अगर आरएसएस की रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से वो प्रतिबंधित संगठन या अवैध संगठन बन जाता है तो आपके पास तो 2004 से 14 सरकार थी। उल्टा उसको प्रतिबंध करने के बदले आपके जो पूर्व राष्ट्रपति आपकी पार्टी से बने थे प्रणब मुखर्जी साहब, वो तो जाकर वहां पर कितनी महानता है आरएसएस की वो मानकर आए, स्वीकार किया है। और मैं उसमें नहीं जाना चाहता लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी ने और जेपी ने क्या बोला था, अब उसमें जाऊंगा तो डिबेट वहीं चली जाएगी आरएसएस की तरफ, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। आते दूसरे विषय पर, आपने कहा कि भाई 370 को तो कुछ किया नहीं, छुआ नहीं, केवल उसको इनऑपरेट किया। चलिए इनऑपरेटिव ही कर दिया, उसको जो है उसको निष्प्रभावी कर दिया। परंतु आपके नेता चिदंबरम और जी न्यूज की रिपोर्ट दिखा रहा हूं दीपक जी, वरना आप बोलेंगे कि कोई और संगठन का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बीजेपी 370 को नहीं छूती अगर जम्मू कश्मीर हिंदू मेजॉरिटी होता। मतलब बताइए कि 370 जैसी धारा को अगर हम हटाने के लिए, मतलब उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए कानूनी, संविधानिक, पार्लियामेंट्री कदम उठाते हैं तो उसको भी मुस्लिम और हिंदू के तराजू में तोला जाता। अरे अभी आपने इतना बड़ा व्याख्यान रिजर्वेशन पर किया, मान्यवर दलित को जम्मू कश्मीर में वोट करने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज के जो लोग आए थे वेस्ट पाकिस्तान से, इसीलिए आज जब वो 370 की धारा हटी, अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे या उसको निष्प्रभावी किया गया, तो पहली बार वाल्मीकि समाज को वहां पर वोट डालने का अधिकार मिला। आप कहते हैं रिजर्वेशन की बात, आप तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं देना चाह रहे थे। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। आपने कहा भाई 2 नेशन थियरी, सैयद अहमद खान ने सबसे पहले ये 2 नेशन की थियरी रखी थी और क्रियान्वयन तो आप ही लोगों के द्वारा हुआ ना। 47 में सत्ता में कौन था? आप रोक लेते, नहीं होने देते, परंतु सत्ता की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा इस प्रकार से थी कि जो सैयद अहमद खान का ख्वाब था उसको पूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम यदि किसी ने किया तो आपने किया, और बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सियाचेन को तक आप पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गए थे। जनरल जे सिंह का ऑफिशियल कोटेड स्टेटमेंट है कि आर्म फोर्सेस ने अपने पैर उसको नीचे किया कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, तब जाकर ये प्रस्ताव रुका। और बाकी छोड़िए, कचातीवू के बारे में बताइए। चलिए बाकी सब तो डिस्प्यूटेड हो सकता है, कचातीवू 1974 तक मान्यवर हमारी भूमि थी। वो क्या था सिचुएशन जिसकी वजह से आपने कचातीवू उठाकर श्रीलंका को दे दिया? इसके बारे में जवाब दे दीजिए आलोक जी, इसके बारे में जवाब दे दीजिए। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने देश को खंड खंड किया। पहले आपने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर खंड खंड किया, फिर जाति के नाम पर किया, और आज भी जिस प्रकार का वैमनस्य और जहर फैलाते हैं भारत को खंड खंड करने का, इसीलिए भारत बनाम इंडिया भी कर दिया। सोचिए, वरना बोलिए भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते कांग्रेस के लोग? आराधना मिश्रा को भारत माता की जय के नारे से पार्टी की अनुशासनहीनता होगी, और वो अकेली नहीं है। बीडी कल्ला राजस्थान के, वो कहते सोनिया माता की जय बोलना है। इसीलिए मैं कहता हूं आलोक जी, कितनी बातों को आप डिफेंड करेंगे? जब नहीं आ रहे थे तो ही थोड़ा सा बेहतर था आपके लिए, अब तो ये कहां डिफेंड करेंगे? कचातीवू से लेकर भारत माता की जय न बोलना और सनातन समाप्ति की बात करना, और आपके गृह मंत्री का जो बयान आया हिंदू का जन्म, धर्म का जन्म कब हुआ है, उसके ऊपर एक विषय पर भी आपने नहीं
नहीं बोला आलोक जी इस पर स्टैंड लीजिए कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, इस पे कोई डाउट है क्या? तो हम बात कर रहे हैं अखंड भारत पर मोहन भागवत के दिए गए बयान की। उनके बयान की कई, उन्होंने जो रिजर्वेशन के बारे में कहा, उन्होंने जो छुआछूत के बारे में कहा, उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में कहा, उनके बयान का एक धड़ा जो घोर बीजेपी विरोधी है लेकिन उनके इस बयान का समर्थन कर रहा है। लेकिन सवाल अखंड भारत का है। सवाल यह है कि सनातन को खत्म करने पर उदयनिधि स्टालिन के बेटे जैसा बड़ा शख्सियत अगर इंडिया का कोई बयान देता है, इसका क्या मतलब है? इसी को समझ रहे हैं। और साथ ही साथ अखंड भारत को शहजाद पूनावाला ने अभी सवाल उठाए, आलोक शर्मा जी को जवाब देना है, राजकुमार भाटी जी मेरे साथ हैं और AK वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा जी आपके लिए, लेकिन मैं 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं वरना भटक जाते हैं हम, और आपको सुनाई देगा 10 सेकंड पहले। देखिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने तिरंगे को नहीं माना और तिरंगे का विरोध किया, जिन लोगों ने संविधान को बनने में संविधान का विरोध किया, आज वो पूरे देश को अनर्गल बयान देकर भटका रहे हैं। अगर भागवत जी को लगता है जातीय व्यवस्था कमज़ोर होनी चाहिए तो कास्ट सेंसस कराएं, वो क्यों नहीं कराते हैं? पता चल जाएगा किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या नहीं है। कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मोहन भागवत जी, आप जाने के बाद अपने यहाँ पर RSS का जो मुखिया है किसी दलित को बना के जाइएगा, क्या दिक्कत है? और धर्म में भी अगर अखंडता करनी हो तो किसी मुस्लिम को बना के जाइएगा। धारा 370 में पहले भी 36 के करीब परिवर्तन हुए कि वहाँ पर 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट नहीं था, पंचायती राज नहीं था, बहुत चीज़ें थी, उनमें तमाम परिवर्तन करते रहे। लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि धारा 370 हटा दी हमने। ये केवल झूठी सरकार ने कहा। लेकिन मैं शहजाद भाई का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने मान लिया कि धारा 370 नहीं हटी है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए इनका धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मोदी जी को गलत ठहरा दिया। वापस आना चाहता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है 10 दिन पहले सरकार को, क्या आप बताइए कि कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा वापस कर रहे हैं आप? कब तक वहाँ पर चुनाव होंगे, उसकी तारीखें दीजिए। लेकिन सरकार वास्तव में सारी जितनी भी खबरें होती हैं उनको खा जाती है पूरी तरह से। आज विचार ये नहीं है, आज विचार ये है कि 4 साढ़े 4 साल हो गए, आप वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों नहीं बहाल कर पा रहे हैं? अगर इतना अच्छा आपने वहाँ पर काम किया है तो वहाँ पर वहीं की सरकार पर पूरी तरह से किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं 300 करोड़ के, वो सतपाल मलिक ने लगाए हैं। ठीक है, रुक जाइए, यहाँ पर आपका वक्त खत्म हुआ। मैं सीधे चलूंगा अरविंद वाजपेयी साहब के साथ। शहजाद जी, उनको एक बार मौका देते हैं। और चूंकि कास्ट सेंसस पर बात हुई है और जातिवाद पर मोहन भागवत जी का जो बयान आया, उनको कहा है जातिवाद और छुआछूत जैसी बातें खत्म होनी चाहिए। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुस्मृति में भी इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन वाजपेयी जी क्या कहेंगे इस पर? और बताइए जातिगत जनगणना पर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में अगर कोई सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्था है जो भारत की संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए काम कर रही है तो वो RSS है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। और मैं कल देख रहा था थोड़ा सा, तो उसमें ये पता चला कि इनके कम से कम 31 ऐसी एफिलिएटेड संस्थाएं जो सिर्फ शिक्षा पे काम करती हैं। बाकी चीजें क्या है उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप ये कह दोगे कि वो कौन होती है? अरे भाई, वो सांस्कृतिक धरोहर की वकालत करते हैं, उस पे जमीन पे काम करते हैं। अगर उनका विचार ये आया कि अखंड भारत होना चाहिए तो इसमें क्या ऐतराज है? ये तो सबके लिए गर्व की बात है ना। अगर भारत में पुराने लोग तरह से जुड़ते हैं अगर कंट्रीज, तो उसमें किसका नुकसान? उसका हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन सवाल साथ में ये भी है, अगर भागवत साहब ने रिजर्वेशन की भी वकालत कर दी तो सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि पहले उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी, अब स्टेटमेंट ये आ गई है। तो अब तो ये जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जिसकी राजनीति भाटी साहब करते रहे हैं और भी पार्टियां इंडिया की करती हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा। और ये जातिगत जनगणना की जहां तक बात कर रहे हैं ना, ये भूल जा रहे हैं कि अभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिकमेंडेशन आई है, और अगर लिंक कर लें चीजों को, ये स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है, तो कहां तक पहुंचेगी बात, ये भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। भाटी जी बताइए, भाटी जी सीधा सवाल मेरा आपसे, और बताइए उसके बाद आप शहजाद पूनावाला से भी सवाल पूछिए। क्या है पूरा ये मामला? उन्होंने बताया जातिगत जनगणना पर जो बात मोहन भागवत ने कह दी है, उसके बाद आप उन पर ये आरोप नहीं चस्पा कर सकते। भाटी साहब, आज तो आप भी सहमत हैं मोहन भागवत जी के बयान पर।
नहीं, मैं सहमत इसलिए हूं कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा आरक्षण के विरोधी रही हैं। जब मंडल लागू हुआ था 90 में, बीजेपी ने इसी बात पर सरकार गिरा दी थी और वो जो है राम रथ लेके चल दिए थे। और बीजेपी के लोग हमेशा ये सवाल उठाते रहे, आरएसएस भी, कि आरक्षण कब तक, आरक्षण को बहुत दिन हो गए, अब समाप्त होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज मोहन भागवत जी ने ये कहा कि इन लोगों के साथ 2000 साल तक अन्याय हुआ, तो कम से कम 200 साल तो आरक्षण को झेलो आप। तो मैंने इसलिए उनका समर्थन किया। वो बिल्कुल सही लाइन पे बोले हैं, जब तक समानता ना आ जाए, समता ना आ जाए, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। लेकिन मुझे ए.के. वाजपेयी जी के बयान पर बड़ा आश्चर्य है। आज स्वर्ग में श्री रामविलास पासवान जी की आत्मा जरूर ये देख के दुखी हो रही होगी कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं। आप बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए में हैं, आप उनका समर्थन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अरे आज तो आपने ही कर दिया, तो उनको भी कर लेने दीजिए सर। आज एक छूट दे दीजिए उनको। मैंने आरएसएस का समर्थन नहीं किया, मैंने मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि 200 साल तो कम से कम आरक्षण रहना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराती? तभी तो हमें पता चलेगा कितनी समानता आई और कितनी नहीं आई। और जब पासवान जी तो हमेशा दलित और पिछड़े की राजनीति करते रहे, आरक्षण की राजनीति करते रहे। उनका तो एक अलग से समानांतर संगठन था, दलित सेना, जिसमें वाजपेयी जी ने भी काम किया। और आज वाजपेयी जी बिल्कुल उलट बयान दे रहे हैं। हो गए आपके 90 सेकंड, हो गए आपके 90 सेकंड। ठीक है, मैं सीधे जो है शहजाद पूनावाला जी के पास जाता हूँ। शहजाद जी, जो दोनों बातें हैं उसका जवाब। पहले जो राजकुमार जी ने कही और जो आलोक जी ने कही। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो राजकुमार जी को हो क्या जाता है 2010 में, और डीएनए और जी न्यूज का बयान निकाल रहा हूं। यह है अजय माकन, जो उस समय मंत्री थे, ऑन रिकॉर्ड बयान कि कास्ट सेंसस को अपोज करना है। और उस समय आपको याद होगा, कास्ट सेंसस होने के बाद भी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसको जारी नहीं किया जाएगा। उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ सरकार में थी। और यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी और सरदार पटेल ने इसका विरोध किया, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, ये अधिकृत यूपीए का स्टैंड है। और आज देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में विषय है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े स्टैंड ले रहे हैं। तो बताइए समाजवादी पार्टी, पहले तो क्या आप इसका खंडन करते कि नहीं करते? और जिन लोगों ने इसको रोका, उसके साथ खड़े होकर आज इसकी मांग करते हैं। अरे मान्यवर, रिजर्वेशन की बात छोड़िए, अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराना हो, उनको भारत रत्न से अलग रखना हो, या जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को वोट देने के अधिकार से तनहा रखना हो, ये सारे कुकर्म कांग्रेस पार्टी नहीं किए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, क्या कह जाते हैं आलोक जी, डीडीसी के चुनाव 370 हटने के बाद हुए। आपकी प्रॉब्लम यह है कि 3 परिवार अगर चुनकर आ जाए जम्मू कश्मीर में, तब तो आपके लिए लोकतंत्र बहाल होता है। 30,000 जो वहां के ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो चुनकर आ जाए तो आपको लोकतंत्र नहीं दिखता है। और इसीलिए वही नैरेटिव, और मैं तो मान रहा हूं निष्प्रभावी होना या तो उसका इफेक्ट हट जाना, ये हुआ है ना 370 का। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, परंतु आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको क्या सवाल पूछा, क्या सियाचिन देने की तैयारी थी मनमोहन सिंह सरकार की, जिसको जे सिंह ने रोका? क्या कच्चा तीवू आपने दे दिया? उसके बारे में आपने अभी तक नहीं कहा। आपको मैंने कहा कि आप तो एक सनातनी टीका लगाकर डिबेट शो में आने वाले व्यक्ति हैं। बताइए कि जब कोई व्यक्ति कहता है हिंदू धर्म का जन्म कहां हुआ, उसके विषय में आपका क्या स्टैंड है? और सनातन समाप्ति का एक के बाद एक जो बयान प्रियंका खड़गे का, उसका समर्थन, ये इंडी अलायंस का ही एजेंडा नहीं है। तो बताइए कि उसका खंडन अब तक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम कौन करता है पूरी डिबेट में भी दिख रहा है। दर्शक जी न्यूज़ के देख रहे होंगे किसने पूरी डिबेट में हिंदू मुस्लिम पर चर्चा की। और इनके तमाम बड़े लीडर्स करते हैं 80-20 पर वोट मांगते हैं, कपड़ों से दंगाइयों को देश के प्रधानमंत्री पहचान लेते हैं, 80-20 गोली मारो और पाकिस्तान चले जाओ, ये सब बयान इन्हीं के हैं। तो कौन करता है हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति, ये पूरा देश जानता है। अब मैं केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तो आज पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के बयान से भी सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अब बीजेपी वाले जिस राज्य में चुनाव आता वहीं पे नारे लगाने लगते हैं कि वहाँ पर हिंदू खतरे में हो गया है, हिंदुत्व खतरे में होने लग जाता है। अरे भाई, पहले तय तो कर लो ये हिंदुत्व या हिंदू या सनातन खतरे में है कि नहीं है। हमारी तो पहले से कहना यही है कि जब देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्रपति था और जब देश के अंदर एक सिख जो है वो प्रधानमंत्री थे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। ये बीजेपी वालों तो हम स्वयं का जो इनका हिंदुत्व है वो खतरे में आता है। अब बात आती है 3 परिवारों की। 3 परिवारों की बात करते हैं। पहले 40 साल तक कहा कि अब्दुल्ला फैमिली देशद्रोही है, गद्दार है, इन्हीं के तमाम वक्तव्य थे। और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी तो बाप बेटे दोनों मंत्री थे।
दूसरा परिवार, अब मुफ्ती परिवार ले लीजिए। जिस समय पर पहली बार बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में किसी के साथ बनी तो मुफ्ती परिवार के साथ बनी। शहजाद जी भाई शायद उस समय हमारी तरफ थे, कांग्रेस की तरफ, शायद वो सब चीज़ें भूल गए होंगे, लेकिन 2 परिवारों के साथ तो सरकार चला ली। और उसके बाद परिवारवाद की आप बात करते हैं, अंबेडकर के पुतले फूकने वाली आरएसएस और बीजेपी, आज मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज पूरी तरह से बीजेपी संविधान के खिलाफ है। शहजाद, हाँ, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, आरएसएस ने अंबेडकर जी के पुतले फूके। अब इसको सत्यापित करना अगले 30 जितना भी समय बाकी है डिबेट के वो करेंगे, अन्यथा ये बयान, जैसे आलोक जी की पहले भी भूमिका रही है गलत बयान करने की, वो उसमें मानी जाएगी। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है मान्यवर? हिंदू धर्म जो है धोखा है, ये समाजवादी पार्टी का बयान। हिंदू धर्म का जन्म कहाँ हुआ, ये जी परमेश्वर का बयान। ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी पार्टी से, ये बीजेपी से है? बताइए। और अगर ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है तो हैसियत है किसी की कि मुस्लिम इस्लाम धर्म कहां जन्मा, कैसे जन्मा, बोल दे कोई बोल दे किसी और धर्म के विषय में इस प्रकार से, क्या होगा? सनातन समाप्ति। अच्छा, अभी आपने माना एक बात, उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात को मानता हूं, तो सनातन कहां समाप्त हो रहा है, हिंदुओं को कैसे खतरा आ सकता है? मतलब कि आप ये स्वीकार रहे हैं कि जो उदयनिधि स्टैलिन का बयान था वो हिंदुओं को ही टारगेट करने वाला था, क्योंकि वो तो कह रहे कि हमने जेनोसाइड की बात ही नहीं की, परंतु अधिकृत रूप से आपने ये स्वीकारा है कि उनकी मंशा उसी दिशा में थी। ये आपकी तरफ से आया है, और इसीलिए मैं मान्यवर आपसे फिर से एक बार पूछता हूं, आप ना मुझे कच्चा तीवू का बताएंगे जो कि अधिकृत रूप से आपने श्रीलंका को सौंप दिया, आप ना मुझे बताएंगे सियाचिन को देने की तैयारी थी जे सिंह का ऑफिशियल बयान, उस पर आप नहीं बताएंगे, चलिए छोड़ देते हैं उसको। आप बताइए ना मुझे कि क्या पीओके के विषय में और 370 के विषय में अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कहा कि नहीं कहा कि ये कश्मीर भारत का मामला नहीं, ये भारत पाकिस्तान का मामला है? उस पर भी नहीं कहेंगे। और आखिरी बात हिंदू मुस्लिम की, अरे बताइए पिछले 4-5 दिनों से क्या बयान आ रहे हैं? पहले आया उदयनिधि स्टैलिन का, उसका समर्थन किया प्रियांक खड़गे ने, उसके बाद आया परमेश्वर का, उसके बाद आया जो है स्टेटमेंट आज आरजेडी का, और जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं एक के बाद एक ए राजा का। तो मुझे बताइए कि ये किसकी पार्टी से, अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, क्या स्टैंड लेगी कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ? बताइए एक बार खुलकर। लेकिन मुझे कंक्लूड करना, और बहुत शानदार बात मेरे प्रोड्यूसर अखिल जी ने मुझे लिख के भेजी है, इस पर मुझे ध्यान नहीं आया। आज पहली बार मोहन भागवत जी के बयान से समाजवादी पार्टी सहमत दिखी, और पहली बार योगी आदित्यनाथ के बयान से आलोक शर्मा जी सहमत दिखे। एक वाक्य इसमें जोड़ सकता हूं? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, कल तक जो रोम रोम कर रहे थे राम राम करने लगे हैं आज। और इसीलिए नाना पटोले को कहना पड़ गया कि भाई आर से राहुल शुरू होता है और आर से ही भगवान राम का नाम था। गजब लाते हैं आप निकाल के आर जी। लेकिन मुझे एक बात बड़ी पसंद आया। क्या पसंद आया बता दो आपको, मेरे पास वक्त नहीं है। आप आज पूरे शो के दौरान लगातार हंसते रहिएगा, जिंदगी बढ़ेगी। क्योंकि मैं मानता हूं चिंता के समान है। एक ठीक है, दिग्विजय सिंह आ गए बीच में, रुकिए आलोक जी, अभी उनकी बाइट सुना रहा हूं, वो भी सुन के जाते हैं। अब हंसी उड़ जाएगी। नहीं, हंसेंगे, बड़े भाई हैं हमारे। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। हाँ, उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था, आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी। लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैं तमिल भाषी नहीं हूं। जी न्यूज़।